हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात। आज मैं आपको कक्षा 11 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, जिसको पुस्तपालन या बही खाते के नाम से भी जानते हैं, कि इकाई पाँच में दो चीज़ें हैं, एक मूल्यह्रास और एक आयोजन व संचय। मूल्यह्रास के विषय में आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, सुन चुके हैं। मूल्यह्रास के विषय में चर्चा हो गई है। जब उसका प्रायोगिक कार्य करेंगे तब और विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब इस इकाई का एक दूसरा भाग है आयोजन व संचय के नाम से। अब आयोजन क्या होता है और संचय क्या होता है? आयोजन को अंग्रेजी में प्रोविज़न और संचय को रिजर्व, या बच्चों जिसको अपन बचत भी कहते हैं, बचत के नाम से जानते हैं। तो इसको मैं थोड़े से पारिवारिक उससे जोड़ के आपको बता देना चाहता हूँ। बच्चों, आप घर में देखते होंगे कि आपके माता पिता या दादा दादी भविष्य में होने वाले किसी बड़े खर्चे के लिए पहले से ही अपनी घर की आय में से कुछ राशि बचा कर रख लेते हैं, बचा कर रखते हैं। बचा कर ही नहीं रखते हैं बल्कि उसको कहीं सुरक्षित जगह लगा देते हैं, जैसे बैंक में जमा कर देते हैं या किसी को उधार दे देते हैं तो उस पर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है, या उसका बीमा करवा लेते हैं, या और किसी ढंग से उसका विनियोजन कर देते हैं। तो एक तरह का ये आपका पारिवारिक आयोजन ही है। इसको इस राशि को आप पारिवारिक आयोजन ही कह सकते हैं इसके लिए। एक और आपने देखा होगा कि आपके घर में जितनी भी आयोजन में ये होता है कि हम किसी उद्देश्य विशेष के लिए कार्य कर रहे होते हैं कि हमें ये काम करना है, जैसे मकान बनाना है या गाड़ी खरीदना है, या ऐसी कोई विषम परिस्थिति निर्मित हो गई जब हमें पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कोई बीमार हो जाता है या शादी विवाह करना होते हैं, तो इनके लिए वो आयोजन, पैसा बचा कर रखना, वो आयोजन कराता है। इसका एक कुछ उद्देश्य विशेष होता है, जिस उद्देश्य के लिए काम करते हैं वो। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो अपने घर में जो छोटी छोटी बेटियां होती हैं उनके नाम से ही कुछ पैसा संचय करके रख देते हैं, आयोजन करके रख देते हैं कि ये इनके लिए निमित्त से ही है, निमित्त से उसको जोड़ देते हैं। तो ये एक तरह का पारिवारिक आयोजन ही है। ठीक वैसे ही आयोजन व्यापारी लोग भी करते हैं, इसको भी मैं बताऊँगा विस्तार से। फिर दूसरा है संचय। संचय का मतलब होता है बचत करना। बचत होती है कि जितना भी हम पैसा बचत करके कमाते हैं, पूरा खर्च नहीं करते, उसमें से कुछ हिस्सा बचा लेते हैं। और बचा कर रखने का उद्देश्य कोई व्यय उद्देश्य नहीं होता कि इस काम के लिए है, कोई भी कार्य में उसको खर्च किया जा सकता है, वो संचय के नाम से जाना जाता है। मोटे तौर पर दोनों को एक ही अर्थ में ग्रहण किया जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर लेखांकन की दृष्टि से आयोजन व संचय में अंतर है। आयोजन करना अनिवार्य है, ऐसे कह सकते हैं, संचय करना अनिवार्य नहीं है। तो आयोजन क्या होता है? देखो, आयोजन एक तरह का वित्तीय प्रबंधन है। हर व्यापारी एक दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी आय का एक हिस्सा आयोजन लाभ में से निकाल करके विभिन्न आयोजनों में रखता है, विभिन्न आयोजनों को में रख लेता है, ताकि उसका जिस उद्देश्य के लिए उसने आयोजन किया है, जिस कार्य के लिए उसने आयोजन किया है, वहाँ वो उसका उपयोग कर सके। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यय होते हैं, बहुत सारी ऐसी हानियाँ होती हैं जिनका संबंध चालू साल से होता है, लेकिन वो घटित अगले वर्ष होती हैं। ऐसी हानियों का चालू साल के लाभ में से कम करना आयोजन करना कहलाता है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, विशेष तरह के लेखे किए जाते हैं, वो आयोजन के नाम से। संक्षिप्त में इसको कहें कि एक तरह का ये वित्तीय प्रबंध है, वित्तीय मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं माने। और ये कानूनी अनिवार्यता भी होती है। कानून ये कहता है, विभिन्न कानून ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यापारी को आयोजन करने के बाद ही अपने लाभ को प्रदर्शित करना चाहिए। आयोजन करने के बाद ही अपनी वित्तीय स्थिति को बताना चाहिए। कानूनी दृष्टि से भी है और एक कुशल व्यापारी के लिए
एक अच्छे व्यापारी के लिए वित्तीय मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसमें देखो बच्चों क्या परिभाषा लिखी है मैंने, आयोजन एवं संचय भविष्य में होने वाले जोखिम या हानियों से निपटने का एक वित्तीय प्रबंध होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि अपन परिवार में भी भविष्य में होने वाले खर्चे या जोखिम या व्यय से निपटने के लिए अपने घर की जो आय होती है उसका एक हिस्सा कहीं हम बचा कर रख लेते हैं और फिर कहीं घर में रख लेते हैं। आजकल सभी व्यक्तियों के बैंक में खाते होते हैं तो बैंक में भी उसका इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या और कहीं भी कर देते हैं। तो आयोजन में क्या परिभाषा दी है, व्यापार में कुछ इस प्रकार के संभावित व्यय या हानियाँ होती हैं जिनका संबंध तो चालू साल के हिसाब किताब से होता है, किंतु इनकी राशि अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती पहले से। इन व्यय व हानियों का प्रभाव चालू साल के लाभ हानि से समायोजित करना ही आयोजन या प्रावधान या प्रोविजन करना कहलाता है। तो चूँकि ये है इस साल के व्यय, इस साल की हानियाँ हैं, लेकिन इनकी हमें एक संभावित राशि का हमें पता होता है, निश्चित राशि का हमें पता नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ लेखे किए जाते हैं, इस तरह से कुछ एंट्रियाँ की जाती, प्रविष्टियाँ की जाती हैं कि उन संभावित व्यय और हानियों को हम चालू साल के लाभ में से कम कर सकें ताकि चालू साल का हमारा सही परिणाम आ सके। तो ये काम करना आयोजन करना या प्रावधान करना, प्रोविजन करने के नाम से जाना जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम जनवरी का टैक्स तो फरवरी में भर देते हैं और फरवरी का मार्च में भर देते हैं, मार्च का अप्रैल में भर देते हैं, लेकिन जब हमारा आखिरी महीना होता है तो आखिरी महीने का टैक्स जनवरी में ही भराएगा, अगली जनवरी में ही भराएगा, दिसंबर का टैक्स जनवरी में, तो साल बदल जाएगा, वास्तविक भुगतान तो उसका अगले साल होगा। तो अब वो है चूँकि इस साल का टैक्स, इस साल का खर्चा है, वो घटित होगा अगले साल, बट वो इस साल के आय में से उसको हमें कम करना चाहिए, तभी हमारा इस साल का परिणाम सही कहलाएगा। क्योंकि लेखांकन का सिद्धांत है कि जितना हम किसी आय को महत्व देते हैं उतना ही हम व्यय को भी ध्यान में रख के लेखा करना चाहिए। दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी हम व्यापार की सही तस्वीर देख पाते हैं। तो साल के अंत में कुछ साल ऐसे व्यय या हानियाँ होती हैं जिनका संबंध इस साल से होता है लेकिन घटित वो अगले साल में होता है, उनका भुगतान वास्तव में अगले साल में होता है। तो इस साल के लाभ में से उनको कैसे कम किया जाए, कैसे उनको घटाया जाए ताकि इस साल की व्यय और हानियों का इस साल के लाभ हानि में प्रभाव पड़े या कम हो जाए और अगले साल के अगले। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे परिणाम शुद्ध नहीं होंगे, वो इस साल के आए हुए अगले साल में जुड़ जाएंगे, अगले के अगले में जुड़ जाएंगे, अगले के अगले जुड़ जाएंगे। तो हम व्यापार की सही लाभ हानि की गणना नहीं कर पाएंगे, व्यापार की सही सच्ची तस्वीर नहीं देख पाएंगे। तो हम व्यापार का सही परिणाम जानें, सही सच्ची तस्वीर जानें, इसके लिए ऐसे व्यय, ऐसी हानियाँ जिनका संबंध इस साल का हम हिसाब किताब तैयार कर रहे हैं उनसे है, लेकिन वास्तव में वो उनका भुगतान जो है वो अगले वर्ष में होगा, तो उनको चालू साल के लाभ में से कैसे कम किया जाएगा, ये काम करना समायोजन करना या आयोजन करना या प्रावधान करना कहलाता है। इसके लिए कुछ विशेष लेखे होते हैं, विशेष एंट्रियाँ करना होती हैं। ये थोड़ा तकनीक का काम होता है, ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको लेखांकन का ज्ञान होता है, साधारण योग्यता वाला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। तो आप विभिन्न आयोजनों को पढ़ेंगे, संचयों को पढ़ेंगे। अब संचय की बात करते हैं। तो आयोजन करना तो जैसे बच्चों को भी मैंने बताया कानूनी अनिवार्यता है। विभिन्न कानून ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यापारी को, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम ये कहता है कि प्रत्येक कंपनी को विभिन्न आयोजनों करने के बाद ही लाभ की घोषणा करना चाहिए, लाभांश बांटने चाहिए। जो विभिन्न कानूनों के तहत हैं उनका आयोजन करना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही वो लाभांश की घोषणा करे, वो कानूनन अनिवार्यता होती है। अब संचय क्या, आवश्यकता से अधिक आयोजन संचय कहलाता है। साधारण सी परिभाषा है कि आयोजन हमें करना था 1 लाख का, यदि वो 1,10,000 का हो गया तो 10,000 की जो राशि है वो संचय कहलाती है। ये भी स्वाभाविक होता बच्चों, हम बचत कब करते हैं, बचत हम तभी कर पाते हैं जब हमारी आय जितना हम खर्चा करते हैं उससे कहीं अधिक हो, तभी हम बचत करने की, संचय को बचत भी कहते हैं, रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आयोजन करना अनिवार्य है, संचय करना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन संचय वही व्यापारी करते हैं जिनकी आय आवश्यकता से कहीं थोड़ी अधिक होती है, उस टाइम करते हैं।
तो यदि कोई भी आयोजन आवश्यकता से अधिक हो गया तो अपनी उतनी राशि अपने आप संचय के नाम से जानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए टैक्स हमें भरना लगभग 1 लाख रुपये, और हमने यदि 1,20,000 का आयोजन कर लिया है तो 20,000 अपने आप वो संचय के नाम में चला जाएगा। तो लेखांकन की दृष्टि से लाभ का वह भाग जो भविष्य की संभावित हानियों या ज्ञात व्ययों की व्यवस्था के लिए अलग से रखा जाता है, संचय कहलाता है। अब बहुत सारे आयोजन होते हैं। सामान्यतः आयोजन व्यय के लिए होते हैं, व्यय के लिए, हानियों के लिए होते हैं। तो लेकिन कुछ यहाँ आयोजन, एक ऐसा आयोजन भी है जो आय के लिए दिखाया गया है। डूबत ऋण के लिए आयोजन, बच्चों पहले भी आपको बताया था कि इस साल के देनदारों का पैसा हमें अगले साल प्राप्त होगा। तो इसमें से वे देनदार जो पैसे का भुगतान नहीं करेंगे उसको डूबत ऋण कहते हैं। तो ये हानि इस साल की कहलाएगी और घटित होगी अगले साल। तो इसके लिए पहले से व्यवस्था करना, पहले से इस साल के लाभ में से कम करना, वो डूबत ऋण के लिए आयोजन कहलाएगा। इस साल के देनदारों का पैसा हमें अगले साल प्राप्त होगा, जब प्राप्त होगा तो हम उनको बट्टा देंगे, कटौती देंगे। तो ये इस साल की हानि है और घटित कब होगी? अगले साल होगी। तो इस कटौती का लेखा हम इस साल के लाभ हानि पर डालें, लाभ में से कम करें, तो देनदारों पर कटौती के लिए आयोजन के नाम से जानी जाती है। ये लेनदारों पर कटौती के लिए आयोजन, ये आय के लिए होता है। ऊपर जो पहले 2 दिए हैं ये व्यय के लिए कह सकते हैं अपन। तो इस साल के लेनदारों का पैसा हम अगले साल भुगतान करेंगे, जो रह गए हैं, और जब भुगतान करेंगे तो उनसे हमें बट्टा मिलेगा, बट्टा मिलेगा तो वो हमारे लिए आय होगी। तो इसका भी आयोजन करेंगे। बहुत सारे व्यापारी को कर भरना होते हैं, उन कर के लिए आयोजन करना, उनका हम ठीक ढंग से मूल्यांकन चालू वर्ष में नहीं कर पाते हैं, या कुछ कर ऐसे भी होते हैं जो सस्पेंस पैदा करते हैं कि वो उतने कर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एक अनुमानित राशि उनके लिए पहले से चालू साल के लाभ में हमें व्यवस्था करके रखनी होती है। ह्रास, मूल्य ह्रास अभी आपने पढ़ा ही पिछले अध्याय में। तो ह्रास के लिए भी आयोजन किया जाता है। व्यापार में बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, इनके मरम्मत पर होने वाला खर्चा एकदम यदि हम करते हैं, एकदम उसको बेमान करके चालू साल के लाभ हानि में से करेंगे तो वो अवश्य हमारा उस साल का लाभ हानि ज़्यादा प्रभावित होगा, या लाभ की जगह हानि हो सकती है। तो इसलिए जो भी स्थायी संपत्ति हैं उनकी मरम्मत के लिए भी हम आयोजन करते हैं। और भी बहुत सारे आयोजन होते हैं, व्यापार के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। तो मोटे तौर पर ये आयोजन करना होते हैं। इन सारे आयोजनों में इसका जो लेखा होता है, जनरल एंट्री होती है, लाभ हानि खाता हम डेबिट करते हैं, और जिसके लिए आयोजन किया है उसके लिए क्रेडिट करते हैं। व्यय के लिए बता रहा हूँ, कोई भी व्यय या हानि के लिए आयोजन करेंगे तो लाभ हानि खाता डेबिट होगा, और जो भी आयोजन कर रहे हैं वो आयोजन खाता क्रेडिट कर देंगे। जैसे डूबत ऋण के लिए आयोजन कर रहे हैं तो लाभ हानि खाता डेबिट हो जाएगा, और डूबत ऋण आयोजन खाता है, डूबत ऋण इसको संचय भी बोल देते हैं मोटे तौर पर, के नाम से क्रेडिट कर देते हैं। ये लिखा करने का तरीका होता है। तो ये आयोजन और संचय की बात हो गई। अब आगे संचय का उद्देश्य एवं महत्व बताना है हमें। किस उद्देश्य से हम संचय का निर्माण करते हैं, इसका क्या महत्व है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को तो सुदृढ़ बनाने के लिए संचय किए जाते हैं। यदि हम अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए संचय किए जाते हैं। परिवार में भी हम संचय बचत इसलिए करते हैं ताकि विषम परिस्थिति निर्मित होने पर, आर्थिक संकट आने पर हम उस आर्थिक संकट से बड़े सुदृढ़ता के साथ निपट सकें। इसलिए हम घर में भी ये काम करते हैं। ऐसे ही हर व्यापारी क्या करता है, अपनी व्यापार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए संचय और कर करके राशि रखता है। असामान्य हानियों की पूर्ति के लिए, ऐसी हानि जिनका पहले से कोई निश्चय नहीं है और वो घटित हो सकती हैं, ऐसी हानियों से निपटने के लिए, जैसे व्यापार में कोई मान लीजिए घटना घटित हो जाती है, दुर्घटना घटित हो जाती है, और उस घटना के परिणाम स्वरूप हमें पैसे का भुगतान करना पड़ता है, तो उस पैसे का भुगतान हम आसानी से उससे कर सकते हैं। व्यवसाय का हमें विस्तार करना है, नए प्लांट की स्थापना करना है, आधुनिकीकरण करना है, तो भी हम इसका संचय करके रखते हैं। एक भी काम होता है। और व्यवसाय की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी करते हैं हम संचय। व्यवसाय में लाभों के पुनर्विनियोग द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के लिए, व्यवसाय का लाभ का कोई हिस्सा है तो हम उसका
उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसा बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसको फिर से कहीं विनियोग में लगा देते हैं, तो उससे भी आय निर्मित हो जाती है, आय बढ़ जाती है और हमारे व्यापार की कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो जाती है। इसलिए भी संचय करते हैं, ये उद्देश्य होता है, महत्व होता है। व्यवसाय को आकस्मिक संकटों से बचाने के लिए, आकस्मिक ऐसा कोई खर्चा आ गया, आर्थिक संकट आ गया, अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हर व्यापारी कोरोना के कारण संकट में है, तो सभी लोग इसी बात को लेकर के चिंतित हैं और अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि व्यवसाय चौपट हो गया, कैसे। तो जिन व्यापारियों ने इस तरह के संकट से निपटने के लिए, इस तरह के खर्चों से निपटने के लिए संचय कर रखा है, तो वो आसानी से उस समस्या का समाधान निकाल पा रहे हैं। और जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो या तो उनका व्यापार बंद हो जाएगा या अत्यंत विषम परिस्थितियों में चले जाएंगे। हालांकि ऐसी इतनी लंबे समय की समस्याएं हमेशा नहीं आती हैं, लेकिन महीने 2 महीने की कभी आ सकती हैं। किसी व्यापारी के लिए हो सकती हैं, सभी के लिए नहीं हो सकती हैं ये। तो ये वर्तमान परिस्थिति भी हमें बताती है कि हमें भी इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए हमें संचय करके रखना चाहिए। तो ये इसके उद्देश्य या महत्व कह सकते हैं। अब संचय कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। उपयोगिता और निर्माण की दृष्टि से संचय को 3 भागों में बांटा गया है, एक पूंजीगत संचय, एक आगमगत संचय और गुप्त संचय। व्यापार में बच्चों 2 तरह के लाभ होते हैं, एक सामान्य लाभ होता है, एक पूंजीगत लाभ होता है। व्यापार की सामान्य गतिविधियों से होने वाला लाभ सामान्य लाभ कहलाता है, आगमगत लाभ कहलाता है। जैसे मैं 1 लाख की कोई वस्तु खरीदता हूँ और 1,20,000 में बेच देता हूँ, तो 20,000 रुपये ये मेरा आगमगत लाभ हो गया। लेकिन कुछ लाभ ऐसे भी होते हैं जिनका स्वभाव दैनिक क्रियाओं से नहीं होता, व्यापारिक प्रवृत्ति का नहीं होता, वो बट हमें लाभ के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कंपनी क्या करती है, पूंजी इकट्ठा करने के लिए अंश बेचती है। अंशों का बच्चों एक अंकित मूल्य होता है, एक निश्चित मूल्य होता है कि इतने मूल्य पर हमें बेचना होता है। जैसे मान लीजिए किसी अंश की कीमत 100 रुपये है, तो यदि हम कोई भी व्यक्ति हमसे एक अंश खरीदेगा, शेयर खरीदेगा, तो वो हमें 100 रुपये देगा। लेकिन जिन कंपनियों की साख अच्छी होती है, वो कंपनियों के अंश जो है उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक जाते हैं। 100 रुपये का 150 में बिके, तो ये 50 रुपये पूंजीगत लाभ कहलाएगा, क्योंकि अंश बेचना व्यापारिक प्रवृत्ति नहीं है। तो ऐसी व्यापार में अनेक घटनाएं घटित हो जाती हैं, जिनके कारण हमें अप्रत्याशित रूप से अचानक ही ऐसा लाभ प्राप्त होता है जो व्यावसायिक प्रवृत्ति का नहीं। ऐसे लाभ को पूंजीगत लाभ कहते हैं, पूंजीगत लाभ के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसा होता है, पुरानी संपत्ति को हमने बेचा और उसकी बुक वैल्यू मान लीजिए 10,000 रुपये और 12,000 रुपये की, तो ये 2,000 रुपये हमारा पूंजीगत लाभ ही कहलाएगा। तो जो संचय पूंजीगत लाभों से तैयार किए जाते हैं, जो लाभ व्यवसाय के सामान्य लाभ से नहीं होता, अर्थात पूंजीगत लाभ कहलाता है। पूंजीगत लाभों से तैयार संचय को पूंजीगत संचय कहते हैं। उदाहरण सिंपल ही दिया है कि अंशों को प्रीमियम पर, अभी मैंने उदाहरण दिया है कि अंश 100 रुपये का 150 में बेच रहे हैं, तो 100 रुपये तो पूंजी का ले रहे हैं, 50 रुपये हम जो ले रहे हैं वो प्रीमियम कहलाएगा। ये कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे कि पूंजीगत लाभ कौन से होते हैं और आगमगत लाभ कौन से। तो पूंजीगत लाभों से जो भी हम संचय तैयार करते हैं वो पूंजीगत संचय के नाम। इस राशि को सामान्य लाभ की तरह नहीं बांटा जा सकता है, ये इसकी विशेषता होती है कि जो संचय हमने करके रखा है इसको सामान्य लाभ की तरह कोई कंपनी लाभांश के रूप में अपने अंशधारियों को नहीं बांट सकती। इसका उपयोग कुछ विशेष कार्यों के लिए किया जाता है, वैधानिक प्रतिबंध होते हैं। तो इस राशि को बचा के हम रख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इसको हम सामान्यतः पूंजीगत जो संचय होता है वो पूंजीगत हानियों को निपटने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ये पूंजीगत संचय हो गया। अब दूसरा है आयगत संचय। वह संचय जो व्यापार के सामान्य लाभ से तैयार किया जाता है वो आयगत संचय कहलाता है। ये 2 तरह का हो गया, विशेष संचय और सामान्य संचय। कोई विशेष कार्य के लिए संचय किया गया, विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया गया, वो विशेष संचय हो गया। जैसे हमने तय किया कि हम कंप्यूटर खरीदने के लिए संचय कर रहे हैं, तो आप जो बचा के पैसे रख रहे हैं तो उससे हम कंप्यूटर ही खरीदेंगे, उसका दूसरा उपयोग नहीं कर सकते आप। सामान्य संचय का कोई उद्देश्य नहीं होता है, किसी भी कार्य के लिए उसको किया जा सकता है।
तो आयगत जो लाभ होते हैं, जैसे हम जितना भी लाभ कमा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम पूरा लाभ अंशधारियों को ना बांट करके लाभ का एक हिस्सा हम बचा के रखें। और बचा के रखने का उद्देश्य है कि हम अपने व्यवसाय को आगे गति देने के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए, जैसे पीछे मैंने अभी आपको उद्देश्य बताया, उन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। वो आएगा सर। एक ये दूरदृष्टापूर्ण संचय करना एक दूरदृष्टापूर्ण दृष्टिकोण होता है, एक बुद्धिमानीपूर्ण काम होता है, और सभी व्यवसाय के इकाइयाँ ये काम करती हैं। गुप्त संचय का इस्तेमाल सामान्यतः बच्चों जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो करती हैं, बैंकिंग संस्थाएं ज़्यादा करती हैं, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। वह संचय जिससे चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है गुप्त संचय कहलाता है। जो आपके पूंजीगत संचय, आयगत संचय, ये तुमको चिट्ठी में दिखाई देते हैं। आप किसी भी संस्था की बैलेंस शीट को देखकर पता कर सकते हैं कि पूंजीगत संचय कितने, आयगत संचय कितने हैं, वो बैलेंस शीट में दिखाया। बट गुप्त संचय को चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है, इसको छिपा दिया जाता है, गुप्त कर दिया जाता है, इसलिए इसको छिपा हुआ संचय या आंतरिक संचय के नाम से जानते हैं। जिन व्यापारिक संस्थाओं में गुप्त संचय होता है उनकी आर्थिक स्थिति चिट्ठी में दिखाई जाती है, उससे कहीं अधिक होती है। तो बैंकों के सामने हमेशा डूबत ऋण की समस्या बनी रहती है, क्योंकि बैंकों के पास जो पैसा होता है पब्लिक का होता है, और पब्लिक कोई उधार देती है, कई विषम परिस्थितियाँ निर्मित हो जाने के कारण बैंकों का पैसा डूबने की संभावना होती है। तो उस डूबत हानि का वो कहाँ से समायोजन करें, कहाँ उससे कैसे निपटें, इसके लिए गुप्त संचय करके रखती हैं। तो कभी जैसे कहा जाए कि किसी मशीन पर मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, तो 10% डेप्रिसिएशन लगाने से 10% ही लाभ कम होगा। यदि हमने 12 लगा दिया तो एक तरह से आपने 2% जो ह्रास लगाया वो गुप्त संचय का निर्माण कर लेता है। जो संपत्ति आपकी 10% कम होना चाहिए वो कितनी कम हो रही है, 12% कम हो रही है। तो 2% आपकी संपत्ति की कीमत लेखांकन की दृष्टि से अधिक हुई, तो वास्तव में तो उस संपत्ति की कीमत 2% अधिक ही है चिट्ठी में, वो लेकिन वो कम दिखाई दे रही। यदि आप उसको बेचेंगे या वास्तविक रूप में उसको लेके आएंगे तो ज़्यादा। तो गुप्त संचय इसको कहते हैं। तो ये 3 तरह के संचय हुए। पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभों से तैयार किए जाते हैं, इनके उपयोग के लिए वैधानिक प्रतिबंध है, कुछ विशेष काम के लिए उपयोग कर सकते हैं, दूसरे कामों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। आयगत संचय लाभ में से बचा के करते हैं, 2 तरह से हो सकते हैं, एक विशेष संचय, एक सामान्य संचय। विशेष संचय किसी नाम विशेष से किया जाता है और उसी में उसको खर्च कर सकते हैं। सामान्य संचय के लिए कोई नाम विशेष नहीं होता है, कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। गुप्त संचय सामान्यतः जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, वित्तीय संस्थाएं होती हैं, बैंक, ये लोग बनाते हैं, क्योंकि इनके सामने हमेशा एक पैसे की डूबने की समस्या बनी होती है, तो उससे निपटने के लिए काम करते हैं। आयोजन एवं संचय में कोई 5 अंतर लिखना है। व्यावहारिक रूप से बोलने की दृष्टि से संचय और आयोजन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु लेखांकन की दृष्टि से आयोजन और संचय में सैद्धांतिक अंतर है, जो इस प्रकार से है। जैसे बोलने में तो एक ही बोलते हैं, इसके लिए उसी इसको अंग्रेजी में प्रोविजन, इसको रिजर्व के नाम से जानते हैं, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से ये अंतर है। देखो, उद्देश्य, इसे किसी निश्चित उद्देश्य या ज्ञात दायित्व के लिए बनाया जाता है। आयोजन जो करते हैं निश्चित उसका उद्देश्य होता है, और ज्ञात दायित्व के लिए इसको बनाने का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। अनिवार्यता, आयोजन करना अनिवार्य है, संचय करना अनिवार्य नहीं होता है। संचित सामान्यतः तभी करते हैं जब आवश्यकता से अधिक लाभ होता है। लेखा, इसका लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है। अभी मैंने जनरल एंट्री बोली थी, यदि हम डूबत ऋण के लिए आयोजन कर रहे हैं तो लाभ हानि खाता डेबिट होगा और डूबत ऋण आयोजन खाता, और इसका लेखा लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में किया जाता है। आयोजनों को चिट्ठी में संबंधित संपत्ति में से घटाकर लिखा जाता है और इसे चिट्ठी में दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ये लिखने का तरीका है, कैसे लिखा जाता है बच्चों, जब आप चिट्ठा बनाएंगे तब आपको ये बताया जाएगा कैसे लिखा जा रहा है। फिर एक बार चर्चा करेंगे इसके विषय में। कार्ययोग्य लाभ पर, इससे कार्ययोग्य लाभ कम हो जाती है, कम हो जाता है, कम हो जाती है, इससे कार्ययोग्य लाभ पर कोई कमी नहीं होती है। तो ये बच्चों आयोजन और संचय के विषय में जानकारी थी। आगे
और भी अपन जब व्यवहारिक प्रश्न करेंगे तब इन पर विस्तार से चर्चा होगी। अभी केवल थ्योरी की बात हो रही है, व्यवहारिक प्रश्न आपको बताए जाएंगे तो एक बार फिर इन सारी चीज़ों को दोहराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के पाठ्यक्रम को जानने के लिए नवांकुर डिजी लेसन की जो आपकी साइट है उसको देखते रहिए।